हेलो एवरीवन, आज हम लोग एचसीएफ पार्ट स्टार्ट करते हैं और हमने इसके पहले एलसीएम देखा हुआ पिछले दो वीडियो में और आज हम लोग एचसीएफ का स्टार्टिंग करते हैं। और एचसीएफ में पहले कुछ बेसिक तरीके देखते हैं कि संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालना है और उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आएंगे। ठीक है, तो एचसीएफ मीन्स क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे आपको किसी भी संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो तो फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, डेसिमल का कैसे निकालेंगे, अलग अलग तरीके होते हैं। पावर्स का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्याओं का एचसीएफ निकालने के तरीके कितने होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल बेसिक तरीका अगर हम देखें तो एक डिवीजन मेथड होता है जो कि हम एकेडमिक में यूज़ करते थे, लेकिन अब एचसीएफ निकालने के बहुत सारे तरीके आ गए हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा कि संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। पहले हम एक बेसिक नंबर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 48 एंड 60 का एचसीएफ निकालना। ठीक है, 48 एंड 60 का एचसीएफ आपको निकालना है और इसके कितने तरीके हो सकते हैं, कौन कौन से तरीके हम निकालते हैं, तो हम इसके 3 तरीके देखेंगे। तीनों तरीके में आपको जो भी पसंद आए आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एचसीएफ। देखिए, पहला तरीका क्या है, जो बेसिक तरीका है, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या किया जाता है, देखिएगा उसको। जैसे 48 एंड 60 का आपको एचसीएफ निकालना है तो 48 को आप 60 से डिवाइड करें। ठीक है, 60 को 48 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 48 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे कितना आ गया? 12 आ गया। ठीक है, अब इस 48 को हम जो रिमाइंडर बचा है हम उससे डिवाइड करेंगे। यह प्रक्रिया हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि लास्ट में हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 ना हो जाए। ठीक है, लास्ट में रिमाइंडर हमारा 0 ना हो जाए। और अगर लास्ट में रिमाइंडर 0 बच जाता है तो हम देखते हैं कि इसका डिवाइजर क्या है, भाजक क्या है। अगर भाजक आपका 12 आ रहा है तो इसका एचसीएफ भी कितना होगा? लास्ट डिवाइजर आपको देखना है, अंतिम भाजक देखना है कि अंतिम भाजक क्या है। और इस पर क्वेश्चन भी आते हैं, जो आपने डिवीजन मेथड किया हुआ है इस पर क्वेश्चन भी आए हुए हैं एसएससी में। क्वेश्चन आपको इस रूप में देगा कि भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालने में 3 भागफल क्रमशः ये है, अंतिम भाजक ये है, तो संख्याएं बताइए क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आए हुए हैं एसएससी में, तो हम लोग क्वेश्चन भी अभी देखेंगे। पहले मेथड देख लेते हैं फिर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, फिर अगला फैक्टर मेथड देखते हैं। आपने डिवीजन मेथड देखा 40 एंड 60 का एचसीएफ निकालने में, फिर फैक्टर मेथड देखते हैं। जैसे आप एलसीएम फैक्टर करते हैं उसी प्रकार से ही फैक्टर आपको यहां भी करना है, चाहे आप एलसीएम निकाल रहे हो या चाहे आप एचसीएफ निकाल रहे हो। जैसे आप बताइए 48 एंड 60 का आपको एचसीएफ निकालना है तो 48 क्या है आप बताइए? 16 गुणे 3 है। 16 गुणे 3 मतलब 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1। ठीक है, 2 की पावर 4 3 की पावर 1। ठीक है, 60 मतलब क्या है आप बताइए? 60 मतलब है आपका 15 गुणे 4। 15 गुणे 4 मतलब 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ठीक है, ये है। अब आपको ये देखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, एक ऐसा फैक्टर जो कि दोनों में कॉमन हो। आप बताइए, यहां पे 2 की अगर हम बात करें तो यहां पे 2 की पावर 4 है और यहां पर 2 की पावर 2 है, तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, हाईएस्ट कॉमन पार्ट क्या है? तो आप कहेंगे 2 की पावर 2 दोनों में कॉमन। 2 की पावर 2 जो है वो कॉमन है, जो कि इसमें भी इंक्लूड है और इसमें भी इंक्लूड है। ठीक है, फिर आते हैं हम 3 के पास, तो आप कहेंगे 3 की पावर 1 यहां भी है और 3 की पावर 1 यहां भी है, तो यहां पे आपके क्या आ जाएगा एचसीएफ में? 3 की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 1 आ जाएगा। फिर आप कहेंगे यहां पर 5 की पावर 1 है और यहां पर क्या है? 5 की पावर 0 हम लगा सकते हैं, 5 की पावर 0। तो आप कहेंगे यहाँ पे 5 की पावर 0, यहाँ पे 5 की पावर 1, दोनों में कॉमन क्या है? तो आप कहेंगे 5 की पावर
जीरो ही तो कॉमन है, 5 की पावर जीरो मतलब कुछ भी नहीं है, आप लगाओ चाहे ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एचसीएफ निकालने में, ठीक है। फिलहाल आप उसे समझाने के लिए बता रहे हैं, दोनों में कॉमन पार्ट, हाईएस्ट कॉमन पार्ट को उठाकर आपको अलग कर देना है, ठीक है। आप बताइए 2 दूनी 4 गुणे 3 कितना आ जाएगा आपका एचसीएफ? 12 आ जाएगा। आपका आंसर फिर भी क्या आएगा? एचसीएफ 12 आ जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा डिफरेंस मेथड आता है। डिफरेंस आप निकाल सकते हैं, डिफरेंस का फैक्टर या फैक्टर ऑफ डिफरेंस या कुछ भी आप डिफरेंस का फैक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस का फैक्टर जैसे आपको अगर निकालना है, आपको जैसे निकालना है कि 48 और 60 का एचसीएफ क्या है, तो दोनों का डिफरेंस लीजिए। दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 12 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस आपका 12 आ रहा है। अब आप ये कहोगे कि अगर डिफरेंस 12 आ रहा है तो 12 से ये संख्या भी कटनी चाहिए और ये संख्या भी कटनी चाहिए, तभी वह एचसीएफ बन सकता है। नहीं तो इसका कोई ऐसा फैक्टर होगा जो कि दोनों संख्याओं को काटेगा, तब हमारा वो एचसीएफ बनेगा, ठीक है। अभी हम इस पर और भी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 48 एंड 60, 12 आ गया इसका डिफरेंस। अब आप ये जानते हो कि 48 12 से डिवाइड हो रहा है और 60 भी आपका 12 से डिवाइड हो रहा है, तो एचसीएफ क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा, ठीक है। इसका डिफरेंस क्यों लेते हैं उसको भी समझिएगा, उसका भी एक रीजन है। आप बताइए अगर हम 48 को लिखें तो आप क्या लिख सकते हैं? 12 गुणे 4। और अगर हम 60 को लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 12 गुणे 5। तो आप ये कहेंगे कि ये जो 12 है ये दोनों में कॉमन है, ये 12 आपका दोनों में कॉमन है। तो अगर हम दोनों कॉमन पार्ट को हटा दें तो आपका ये जो 2 बच रहा है 4 और 5, ये आपस में किस प्रकार की संख्याएं हैं? ये आपस में आपका को प्राइम है। 4 और 5 जो है ये को प्राइम नंबर है, ठीक है। ये आपका को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन में कहता है कि 2 सह अभाज्य संख्याएं हैं, इसका मतलब 2 सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? हमेशा 1 होता है, ठीक है। एक तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप एचसीएफ निकाला, आपने इसका डिफरेंस लिया, डिफरेंस के बाद जो भी संख्याएं मल्टीपल के रूप में लगी हुई हैं, अगर उनका एचसीएफ 1 आ रहा है, उनका एचसीएफ 1 आ रहा है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि जो संख्याएं हमने डिफरेंस में लिया हुआ है वो 100% हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। लेकिन जो कि संख्याएं का फैक्टर है उनका एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, वो को प्राइम बचनी चाहिए, ठीक है। और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए अभी ऐसा भी आ सकता है कि आपको डायरेक्टली डिफरेंस ना मिल रहा हो। जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 32 और 48, ठीक है। 32 और कुछ लेते हैं, 32 और क्या ले लें? चलिए ये ले लिया, ठीक है। 32 और 56 ले लिया मैंने। अब आप ये कहेंगे कि इसका डिफरेंस कितना है? अगर आपको इसका एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो आप ये कहेंगे कि 32 और 56 का डिफरेंस कितना है? 24। 32 और 56 का डिफरेंस 24। लेकिन आपने कहा कि क्या 24 से ये दोनों संख्याएं कट रही हैं? आपको ये चेक करना पड़ेगा हमेशा। आपको ये नहीं देखना कि डिफरेंस 24 आ गया तो 24 इसका आंसर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। 24 से आपको ये चेक करना है कि इसके डिफरेंस से क्या ये दोनों संख्याएं कट रही हैं आपस में कि नहीं कट रही हैं। तो 32 भी 24 से नहीं कट रहा और 56 भी 24 से नहीं कट रहा। इसका मतलब इसका एचसीएफ जो है वो 24 नहीं हो सकता, लेकिन 24 का कोई फैक्टर होगा जो दोनों संख्याओं को कट कर रहे होंगे। तो 24 से नीचे इसका फैक्टर क्या हो सकता है आप बताओ? 12 हो सकता है। 24 1 से डिवाइड करेंगे 24 को तो 24 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो अगला फैक्टर आपको क्या मिलेगा? 12 मिलेगा, ठीक है। इससे छोटा फैक्टर क्या मिलेगा 24 का? 12 मिलेगा। 12 से छोटा क्या मिलेगा? 8 मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है, और भी मिलेगा, 3 मिलेगा। तो आपको एक एक करके चेक करना है 1 बाई 1। अब आप बताओ अगला फैक्टर इसका मिला 12 आपको, तो क्या 32 और 56 12 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये ना एचसीएफ है, ये भी एचसीएफ नहीं है। अगला फैक्टर मैंने देखा उससे नीचे वाला 8 आया,
8 से क्या ये दोनों कट रहा है, 8 चौके 32, 8 से 56, 8 से कट रहा है, इसका मतलब HCF क्या होगा, ये आपका बन जाएगा S। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखो कि 32 है तो ये क्या है 8 गुणे 4, और 56 क्या है 8 गुणे 7। तो ये 4 और 7 जो आपको मिल रहा है, ये 4 और 7 आपस में किस प्रकार की संख्या है, को प्राइम नंबर है कि नहीं। 4 और 7 का HCF आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, इसका मतलब ये आपस में क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो HCF निकालने के तरीके आपने देखे, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं HCF निकालने के। फिलहाल हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं कि और भी संख्याओं का HCF कैसे निकालेंगे, LCM कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन पे आते हैं कि फ्रैक्शन का हम लोग LCM और HCF कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कोई फ्रैक्शन हम लिखते हैं, मान लीजिए आपके सामने आ गया इस रूप में कि A बटा B, C बटा D और E बटा F का LCM और HCF निकालिए। ठीक है, LCM और HCF निकालिए। तो कंसेप्ट आप लोग लिख लीजिएगा। पहला तो नोट लिखिएगा, पहला तो नोट लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, और अगर आप ये याद नहीं रखेंगे तो गड़बड़ी कर देंगे आंसर निकालने में। और जो कि एसएससी ने इस बार ऐसा घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ था कि लोगों ने गलती कर दी हुई है। ठीक है, पहला एससी नोट लिखिएगा कि A बाई बी, C बाई डी और E बाई एफ ये अपने ईजीएस्ट फॉर्म में होने चाहिए। ये अपने ईजीएस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। ये अपने ईजीएस्ट फॉर्म में होने चाहिए। पहला नोट तो आपको ये लिखना ही लिखना है। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखवाया हुआ है, और अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अगर इसका एलसीएम निकालना है तो आप क्या करेंगे, ऊपर जितनी भी संख्याएं हैं, अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। अपोजिट है सेम। ठीक है, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप ये कहेंगे ACE का एलसीएम डिवाइडेड बाई BDF का एचसीएफ। ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। ऐसा आप याद रख सकते हो कि एलसीएम निकालना है, जो भी निकालना रहेगा हम ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे और उस एचसीएफ किसका निकालेंगे, नीचे वाले का। अगर आपको एचसीएफ निकालना है, फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वाले का एचसीएफ हो जाएगा, नीचे वाले का एलसीएम हो जाएगा। ACE का एचसीएफ और नीचे वाले का क्या हो जाएगा, BDF का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ACE का एलसीएम और BDF का एचसीएफ, ये अगर एलसीएम निकालना हो। अगर एचसीएफ आपको निकालना हो तो ACE का एचसीएफ, ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। ठीक है, समझ में आ गया। अब इस पॉइंट पे गौर कीजिएगा, इसको मैंने क्यों लिखवाया हुआ है, इसका भी एक रीजन है, समझिएगा। एसएससी ने इस बार ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है घुमा के, सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई संख्या आ गई, मान लीजिए आपके सामने एक संख्या आ गई 6/8 और 25/40 का एलसीएम निकालिए क्या होगा। ठीक है, 6/8 और 25/40 का एलसीएम निकालिए क्या आएगा। अगर आप इसको ईजीएस्ट फॉर्म में नहीं लाते हैं तो आपका आंसर गलत भी आ सकता है। चलिए ठीक है, हमने इसको इजी फॉर्म में नहीं लेगा। आप बताओ, आपको अगर इसका एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ, आपका आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम क्या आएगा इसका बताइए। एलसीएम आएगा 6/25 का एलसीएम
और 8 और 40 का एचसीएफ, यही तो आपका आंसर होगा। तो आप ये कहेंगे 6 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 150 आ जाएगा। 6 और 25 का एलसीएम 150। 8 और 40 का एचसीएफ क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, 8 कॉमन है, तो आप ये कहेंगे क्या आ जाएगा, इसको इजी करेंगे तो 75/4 आ जाएगा। 2 से कैंसिल कर देंगे ऊपर नीचे, 75/4 आ जाएगा। तो क्या ये रियल है, क्या सही है आपका, ये नहीं सही है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि ये इजी फॉर्म में नहीं है। इजी फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 6/8 और 25/40 को आप क्या लिखेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो इसको लिखेंगे आप 3/4 और इसको लिखेंगे आप 5/8। ठीक है, 5/8 लिखेंगे। अब आप ये कहेंगे कि जब ये इजी फॉर्म में आ गया, अपने इजीएस्ट फॉर्म में आ गया, अब आप इसका एलसीएम या एचसीएफ जो भी निकालना होगा तब आप निकालोगे। तो अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15, और 4 और 8 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 4। तो ये आपका सही आंसर है, ये आपका गलत आंसर है। ठीक है, 75/4 इसका एलसीएम नहीं होगा, 15/4 इसका एलसीएम होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ऑप्शन में फिलहाल ये भी दिया रहेगा, 75/4 भी आपको दिया रहेगा कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, आया समझ में कि नहीं, समझ में आ गया सभी को। एग्जाम्पल समझ में आ गया कि अगर फ्रैक्शन का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो फिलहाल आपने फॉर्मूला तो देख ही लिया कि अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। अगर आपको एचसीएफ ज्ञात करना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। ठीक है, और दूसरा नोट आपको ध्यान रखना है कि जो फ्रैक्शन होना चाहिए वो अपने इजीएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डेसिमल का एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई संख्या आ गई 0.9, 0.18 और 3.6। ठीक है, आपको इसका एलसीएम निकालना है, आपको इसका एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, कोई भी निकालना हो। तो देखते हैं पहले क्या क्या आएगा इसमें। ठीक है, आप बताइए 0.9 है, यहाँ पे 0.18 है, यहाँ पे 3.6 है। ठीक है, तो आप कीजिए क्या क्या, आप इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते कि इसको आप 9/10 लिख दें, दशमलव हटा के, आप इसको 18/100 लिख दें, और आप इसको 36/10 लिख दें। ठीक है, आप इसको इस प्रकार नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, उसका भी रीज़न है, आंसर गलत आता है हमेशा। देखिएगा, अभी हम समझाते भी हैं आपको पूरी तरह से। आप बताओ, आपने इसको 0.9 को 9/10 लिखा, 0.18 को 18/100 लिखा, और 3.6 को पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दिया। अब आप कहेंगे कि अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए आप कहेंगे ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम निकाल लें और नीचे वाले पार्ट का एचसीएफ निकाल दें। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 9, 18, 36 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आप कहेंगे 36 आएगा, और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और आप कहेंगे 3.6 हमारा आंसर होगा। 3.6 आपका आंसर होगा। ठीक है, क्या ये सही है, नहीं सही है। क्यों नहीं सही है, उसका भी रीज़न है, उसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आप बताइए कि 4 और 6 का एलसीएम निकालिए। मैंने कहा कि 4 और 6 का आप एलसीएम निकालिए, क्या आएगा। तो आप कहेंगे 4 और 6 का एलसीएम कितना आता है, 12 आता है। 4 और 6 का एलसीएम कितना आता है, 12 आता है। अब मैंने कहा कि अगर हम इसी 4 को हम इस प्रकार लिख दें तो क्या कोई क्वेश्चन में बदलाव किया मैंने? अगर मैंने कहा कि मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, असल में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा डिजिट को चेंज कर दिया, उसके देखने के तरीकों को चेंज कर दिया। मैंने 4 को क्या लिख दिया, 40/10 लिख दिया। ठीक है, 0 हटा दोगे तब भी वो 4 ही है। ठीक है, अब मैंने कहा कि आप बताओ इसका एलसीएम क्या होगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर नीचे 1 लिखा हुआ है, ये तो फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालने के लिए आ गया। तो आप कहेंगे 40 और 6 का एलसीएम निकाला जाएगा। 40 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बताइए। 40 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 120 आ जाएगा। 40 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 और 10 का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप कहेंगे इस प्रकार से तो इसका आंसर 120 आ रहा है, जो कि गलत है, और 12 आपका सही आंसर आ रहा था। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों
गलत आंसर आ रहा है, गलत आंसर इसलिए आ रहा है कि जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन में फ्रैक्शन टाइप के वैल्यू में आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए आ रहा है, तो जिस भी संख्या से आप गुणा कर रहे हो डेसिमल को हटाने के लिए, वो गुणा आप हर संख्या में करोगे। ठीक है, जैसे आपने कहा कि मैंने 4 में ऊपर नीचे 10 से गुणा किया हुआ है, तो आपको 6 में भी ऊपर नीचे 10 से गुणा करना चाहिए था। अगर आपने 4 में ऊपर नीचे 10 से गुणा किया हुआ है, तो आपको 6 में भी ऊपर नीचे 10 से गुणा करना चाहिए था। तब आपका सही आंसर आता 40 और 60 का एलसीएम 120, 10 और 10 का एचसीएफ 10। तो आपका सही आंसर क्या आ जाता? सही आंसर आपका 12 आ जाता। ठीक है, उसी प्रकार डेसिमल में भी आपको करना है, कुछ भी करना नहीं, डेसिमल में भी वही करना है। आपको डेसिमल हटाना है, कुल मिला के आपको डेसिमल ही तो हटाना है। तो आप बताओ डेसिमल तीनों को हटाने के लिए अगर आप देखें कि सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, तो आप कहेंगे सबसे छोटी संख्या इसमें 0.18 है। अगर आप इसका डेसिमल हटाना चाहते हैं तो आप बताइए किससे गुणा करेंगे आप? ऊपर नीचे आप 100 से गुणा करेंगे। अगर आप इसमें 100 से गुणा कर रहे हैं तो इसमें भी आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा और इसमें भी आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा, तभी आप अपने सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। समझ में आ गया? एग्जाम्पल मैंने 4 और 6 का समझाया आपको। 4 और 6 का एलसीएम कितना था? 12 था। लेकिन अगर मैंने 40/10 लिख दिया और उसको 6 ही रहने दिया तो आपका एलसीएम गलत आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि आपने 4 वाले के साथ भेदभाव कर दिया, 4 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया लेकिन आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, तो आपको 4 के साथ भी करना चाहिए था, 6 के साथ भी करना चाहिए था। तो इसी प्रकार अगर आप 0.18 में दशमलव इसका हटाने के लिए ऊपर नीचे आप 100 से गुणा कर रहे हो, तो इसमें भी 100 से गुणा करना पड़ेगा और इसमें भी 100 से गुणा करना पड़ेगा, तब आपको एग्जैक्ट आंसर आएगा। इसमें 100 से गुणा करोगे, आप बताओ कितना मिलेगा? क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। इसमें 100 से गुणा करोगे, आप बताओ क्या आ जाएगा? ठीक है, अच्छा 100 से गुणा करना है तो आप ऊपर नीचे 100 से मैंने गुणा कर दिया। इसमें 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 18/100। इसमें भी आप 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 360/100। ठीक है, जिस भी संख्या से आप गुणा कर रहे हो वो ऊपर नीचे समान गुणा होगा। अब आप इसका एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हो। अगर आपको इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब आप बताओ 90, 18 और 360 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। मैं ये एलसीएम निकाल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, 360 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। फिलहाल इसमें आपको सेम ही मिल रहा है, 3.6 ही मिल रहा है। ठीक है, एलसीएम ही निकाला था मैंने। सही है, 3.6 इसमें आ रहा है। ठीक है, लेकिन हम आपको तरीका बता रहे हैं कि कभी कभी आंसर गलत भी मिल सकता है इसमें। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपको इसका एचसीएफ निकालना हो, आप बताइए अगर हम आपसे कहें कि इसका एचसीएफ निकालिए, अभी देखिए इसी में और इसी में बदलाव हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने कहा कि आप इसका एचसीएफ निकालिए, क्या आएगा? अगर मैंने कहा कि आप इसका एचसीएफ निकालिए, क्या आएगा? तो आप कहेंगे ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल लें और नीचे वाले का एलसीएम निकाल लें। तो ऊपर वाले का एचसीएफ कितना आएगा? 9, 18 और 36 में हाईएस्ट कॉमन पार्ट क्या है? 9 है। और हमने कहा कि नीचे वाले का आप एलसीएम निकाल लीजिए, 10, 100 और 10। इसका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा 100। तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0.09 ये आपका एचसीएफ बन गया। अगर हम यहाँ पे एचसीएफ निकालते हैं तो आप बताइए 90, 18 और 360, अगर हम इसका एचसीएफ निकालते हैं तो आपका क्या आएगा? आप कहेंगे 90, 18 और 360 में इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें तो क्या है? 18 है। और नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 100। इस प्रकार से आंसर क्या रहा है? 0.18। तो ये आपका सही आंसर है, ये आपका गलत आंसर है। ठीक है, ये आपका सही आंसर है, ये आपका गलत आंसर है। आया समझ में? नहीं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको एचसीएफ निकालना है ना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वह अधिकतम वैल्यू जो तीनों संख्याओं को कट कर सके। तो आप बताइए 0.09 अधिकतम है या 0.18 अधिकतम है? मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम तो 0.18 है ना, जो कि तीनों संख्याओं को कट कर रही है। 0.09 वो मैक्सिमम नहीं है। आपको अगर आपको एचसीएफ निकालना है, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो कभी भी आप ये देखिए दोनों में डिफरेंस आपको साफ साफ दिख गया कि दोनों में अंतर क्या है। अगर हम सिर्फ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे एचसीएफ गलत मिल रहा है,
लेकिन अगर हम समान संख्याओं को तीनों में गुणा करके ये निकाल रहे हैं तब हमें एग्जैक्ट HCF इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर प्राप्त हो रहा है। समझ में आ गया सभी को? आई थिंक अब समझ में आ गया ऊपर, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। चलिए देखिएगा, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और पावर्स का देखते हैं कि पावर्स का क्या रोल है एलसीएम और एचसीएफ में निकालने में। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ जाए 2 की पावर 15 + 1 और 2 की पावर 25 + 1 का HCF निकालिए क्या है। 2 की पावर 15 + 1 और 2 की पावर 25 + 1 का आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालना है क्या है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने आपको बताया कि वह पार्ट होता है जो दोनों में अधिकतम कॉमन हो, ठीक है। आप बताइए, इसका एक फॉर्मूला रट लीजिए आप लोग कि कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो वहां पे आपको क्या करना, आप बताइए। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 5 क्यूब प्लस 1 का क्यूब, इस रूप में लिख सकते हो। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 5 की पावर 5 प्लस 1 की पावर 5 लिख सकते हो इस प्रकार, ठीक है। आप ये कहेंगे, आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि यदि a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n प्लस b की पावर n का एक फैक्टर a प्लस b होता है, का एक फैक्टर a प्लस b होता है यदि n इज अ ऑड नंबर, यदि n इज अ ऑड नंबर, n एक विषम संख्या है। यदि यहां पे पावर्स जो है एक विषम संख्या है तब आप ये कह सकते हैं कि इसका एक फैक्टर a प्लस b होगा। आप बताइए, यहां पे अगर मैंने पावर्स एक ऑड संख्या निकाला हुआ है तो आप बताइए इसका एक फैक्टर क्या होगा, 2 की पावर 5 प्लस 1 होगा। अगर यहां पे पावर एक ऑड नंबर है तो इसका एक फैक्टर क्या होगा, 2 की पावर 5 प्लस 1। दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, 2 की पावर 5 प्लस 1। तो HCF क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन पार्ट ही हमारा क्या होता है, HCF होता है। और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 33 समझ में आ गया सभी को? इसका आंसर क्या आएगा, 33 आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, और भी एग्जांपल लेते हैं। या आप इसको इस रूप में भी बोल सकते हो, आप इसको दूसरे रूप में क्या बोल सकते हो, अगर आपको इसका एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है तो आप ये कह सकते हैं कि 2 की पावर 15 और 25 का HCF प्लस 1। या आप इसको इस रूप में भी बोल सकते हो कि 15 जो भी इसका पावर लगा हुआ होगा 15 और 25 लिख लेंगे और उसका पावर लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको एक चीज का बहुत ध्यान देना है, अगर सपोज मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया और क्वेश्चन आपके सामने ये लिख दिया 2 की पावर 15 प्लस 1 और 2 की पावर 20 प्लस 1, आप इसका HCF बताइए क्या आएगा। तब आप ये नहीं कह सकते कि इसका HCF 2 की पावर 5 प्लस 1 होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, उसका भी रीजन है, समझिएगा। आप बताइए, मैंने कंसेप्ट आपको क्या बताया, कंसेप्ट आपको बताया कि a की पावर n और b की पावर n, जहां n एक ऑड नंबर है, जहां n एक ऑड नंबर है तो इसका एक फैक्टर, तो इसका एक फैक्टर a प्लस b होगा।
ये मैंने आपको बताया, ठीक है। आपको रटना नहीं है कि 15 और 25 का एचसीएफ, मैंने पावर का एचसीएफ निकाल के 1 कर दिया तो मेरा आंसर आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा सोचना भी है आपको, कंसेप्ट के बारे में ध्यान देना है। आप बताओ 15 + 1, आपने लिखा 5, 3 + 1 का क्यूब, मैंने इसको ये लिखा। और 20 को मैंने क्या, ये यहाँ पे हम 20 कर देते थोड़ी देर, 20 को क्या लिखेंगे आप, 2 की पावर 5, 4 +, ठीक है, यहाँ पे 4 लगा। तो आप कहेंगे इसका एक फैक्टर क्या होगा, इसका एक फैक्टर 2 की पावर 5 + 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, एक ऑड नंबर है। क्या आप यहाँ भी यही बोलोगे कि इसका एक फैक्टर 2 की पावर 5 + 1 होगा? पावर तो देखो, पावर क्या है, एक इवन नंबर है, तो इसका एक फैक्टर ये आपका नहीं हो सकता, 2 की पावर 5 + 1 नहीं हो सकता, क्योंकि पावर क्या है, पावर एक ऑड नंबर है, पावर एक ऑड नंबर है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, यहां पे अगर जगह प्लस की जगह माइनस का साइन होता तब ये चीज संभव होता कि 2 की पावर 5 + 1 हो सकता था, क्योंकि कंसेप्ट क्या है, आप देखो कंसेप्ट क्या होता है। जैसे मान लीजिए a की पावर n + b की माइनस हम लगा देते हैं, -b की पावर n, जहां n जो है, जहां n एक इवन नंबर है, एक सम संख्या, जहां n जो है वो एक इवन नंबर है, ठीक है, जहां n एक इवन नंबर है। अब आप बताइए कि जहां n एक इवन नंबर है, जहां n एक इवन नंबर है, n इवन नंबर की जगह हम 2 रख देते हैं, मान लेते हैं n बराबर 2 है, तो a की पावर 2, b की पावर 2, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b और a - b। इसका 2 फैक्टर निकल के आया, a + b होता है, a - b होगा। तो यहां पर अगर 4 की जगह, सॉरी प्लस की जगह माइनस का साइन होता, तब हम एक बार कह सकते थे कि हाँ, इसका जो एक फैक्टर होगा 2 की पावर 5 + 1 हो सकता है, ठीक है, 2 की पावर 5 + 1 हो सकता था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान दें। फिलहाल आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि आप 15 और संख्याओं का एचसीएफ निकाल के आप 1 जोड़ दो और डायरेक्टली आपको पूछेगा, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़ें, चलिए देखिए। जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और काफ़ी लोगों को इसमें प्रॉब्लम भी होती है समझने में। जैसे एक क्वेश्चन बहुत फेमस सा क्वेश्चन है, 3 की पावर 333 + 1, 3 की पावर 334 + 1 का एचसीएफ निकालिए। ये क्वेश्चन एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है और इसमें विवाद भी है इस क्वेश्चन में। कोई इसका आंसर कुछ बताता है, कोई इसका आंसर कुछ बताता है, ठीक है। लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा वो हम देखते हैं। आप बताइए, मैंने कहा कि आप पावर्स को देखिए, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको इसका आंसर निकालना है तो पावर्स का एचसीएफ निकाल लीजिए और उसको बेस के ऊपर लगा दीजिए। पावर्स के रूप में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब आप ये कहेंगे इसका आंसर क्या होगा, ये तो पावर्स है ना 3, ये बेस है आपका 3 और ये आपका जो मैंने सर्कल किया हुआ ये आपका पावर है, ठीक है। अब आप कहेंगे इसका आंसर क्या होगा, आप कहेंगे इसका आंसर होगा 3 की पावर 333, 3 की पावर 334 का एचसीएफ + 1, यही तो होगा। 3 की पावर 333 और 3 की पावर 34 का एचसीएफ + 1, यही होगा जो मैंने पहले क्वेश्चन में किया। मैंने क्या किया हुआ था पहले क्वेश्चन में, 15 और 25 का एचसीएफ + 1 और आंसर क्या आया था 2 की पावर 5 + 1, यही तो आया था आंसर। 15 पावर का हमने एचसीएफ निकाल के 1 कर दिया था, तो यहाँ पे पावर क्या है, सर्कल में जो लिखा हुआ है वो वही तो पावर है आपका। अब आप बताओ 3 की पावर 333 और 3 की पावर 334, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, इसमें कॉमन पार्ट क्या है, तो आप ये कहेंगे कि 3 की पावर 333 और 3 की पावर 334 को क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन पार्ट क्या है, हाईएस्ट क्या है दोनों में कॉमन क्या है, 3 की पावर 333 ही तो कॉमन है, तो इसका कॉमन हाईएस्ट कॉमन पार्ट इन दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 3 की पावर 333 + 1, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका एचसीएफ। इसका एचसीएफ क्या आएगा, 3 की पावर 333 + 1,
ठीक है, समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं इसके और देखते हैं कि इसका बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं। हाँ, पहले इसके 3 बेसिक फॉर्मेट है, जैसे आपने एलसीएम में 3 बेसिक फॉर्मेट लिखा हुआ था क्वेश्चन का लैंग्वेज का, उसी प्रकार इसमें भी 3 बेसिक फॉर्मेट लिखिएगा, तब हम आगे बढ़ते हैं, तब क्वेश्चन क्यों आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा वो 3 बेसिक फॉर्मेट क्या है आपका। तो देखिएगा आप लोग 3 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं और पहला पॉइंट है कि अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें, जहां भी वर्डिंग आपको मिल जाए अधिकतम संख्या, मैक्सिमम नंबर फाइंड करने के लिए बोले, तो वहां पे आप समझ जाइएगा कि एचसीएफ का क्वेश्चन है। जहां पे न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए बोले, वहां पे समझ जाइएगा कि वो एलसीएम का क्वेश्चन है। तो वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे ए बी सी पूर्णतः विभाज्य हो जाए, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, एबीसी का आप एचसीएफ उस टाइम ज्ञात कर लेंगे, आपको आंसर ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज आपको इस टाइप का आ सकता है कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे यदि ए बी सी को विभाजित किया जाए तो शेषफल हमेशा आर बचे। ए बी सी को उस संख्या से डिवाइड किया जाए तो हर बार शेषफल आर बचे, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, संख्याओं में से शेषफल घटा देंगे, क्योंकि आप जानते हो कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि रिमाइंडर क्या होता है। रिमाइंडर वह पार्ट होता है जो विभाजित करने के बाद एक्स्ट्रा बचता है, विभाजित करने के बाद एक्स्ट्रा बच जाए उसी को हम शेषफल कहते हैं। तो विभाजित करने पर अगर ये रिमाइंडर आर छोड़ रहा है तो आर घटा दो सभी में से, तब तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा ना उस संख्या से, तो इसमें से संख्याओं में से आर घटा दीजिए ताकि उस संख्या से वह पूरा डिवाइड हो सके। तो इन संख्याओं को आप क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, तीनों संख्याओं में से आर घटा के और आप एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, फिर इसी का सेकंड अगला पार्ट ये है कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे यदि ए बी सी अलग अलग उस संख्या से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर क्रमशः R1, R2 और R3 छोड़ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हर बार R छोड़ रहा था, यहाँ पे R1, R2, R3 छोड़ रहा है, अलग अलग छोड़ रहा है, तो तीनों संख्याओं का क्रमशः वर्ड लगा है, रिस्पेक्टिवली लगा है, तो A में से R1 घटा देंगे, B में से R2 घटा देंगे और C में से R3 घटा देंगे, आपको आंसर का पता चल जाएगा कि क्या होगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गए, ये तीनों बेसिक टॉपिक हैं आपके एचसीएफ के। तो चलिए हम लोग इस पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इस पर किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 556, 763 तथा 349 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में जो रिमाइंडर बच रहा है वो 4 बच रहा है। मैंने आपको सेकंड कंसेप्ट बताया कि यदि ए बी सी को उस संख्या से डिवाइड करने के बाद हर स्थिति में रिमाइंडर आर बच रहा है तो आप तीनों में से आर को कैंसिल करके, आर को माइनस करके तीनों का एचसीएफ निकालिए। तो आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा, 556 में से 4 निकल जाएगा, 763 में से 4 निकल जाएगा और 349 में से 4 निकल जाएगा, और इसका क्या निकाल लेना है, का एचसीएफ ज्ञात कर लेना है, यही हमारा आंसर होगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 552, 759, 759 और 349 माइनस 4 345 का एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है, अब आपको इसका एचसीएफ ज्ञात करना है तो आप ये देखिए कि ऑप्शन एक बार जरूर देखिए, मे बी ऑप्शन से आप सेकेंडों में आप पता कर पाए कि आंसर क्या होगा। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहां पे 3 इवन नंबर है, सॉरी यहां पे 3 इवन नंबर है। तो आप बताइए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा क्या इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा, इतना तो आप पता कर सकते हो ना। आप बताइए 759 है तो क्या कोई इवन नंबर इसको काट सकता है, कोई इवन नंबर यहां से आप कॉमन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो क्योंकि इसमें कोई इवन नंबर तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, सॉरी इवन नंबर वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। 92, 36 और 54 इसका आंसर तो हो ही नहीं सकता।
एक ऐसा ऑप्शन बचा 69, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि 69 ही एक ऐसा नंबर है जो कि 552, 759 और 345 तीनों को काटेगा। ठीक है, ये तो रहा आपका ऑप्शन वाला तरीका, और बेस्ट तरीका है ऑप्शन वाला तरीका, सेकेंडों में आंसर आ जाता है आपका। ठीक है, चलिए इसका प्रॉपर तरीके से हम एचसीएफ निकालते हैं। जब भी आपको 3 नंबर या 4 नंबर गिवन हो और आपको इसका एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जैसे आपको 552, 759 और 345 का एचसीएफ निकालना है, तो आप देखिए कैसे निकालेंगे हम इसको। इसको हम ऊपर लिख देते हैं, 552, 759 और 345, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। आप कौन सा तरीका अडॉप्ट करेंगे, तो देखिए जहां भी 3 नंबर्स हैं डिफरेंस वाला तरीका ही हम अडॉप्ट करेंगे, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो आप 3 नंबर्स में उन 2 नंबर को चूज कीजिए कि जिनका डिफरेंस सबसे कम हो। ठीक है, आप बताइए अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, या हम इन दोनों का, आप बताइए इन दोनों का डिफरेंस कम है या इन दोनों का डिफरेंस कम है, तो आप ये कहेंगे इन दोनों का डिफरेंस कम पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग 300 का अंतर है, या आप ये कह सकते हैं 345, 745, 414 का अंतर है, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर आपको डिफरेंस मिल जाएगा, क्या डिफरेंस मिल जाएगा आप बताइए। 9 में से 2 गया 7, और 5 में से 5 गया 0, और 7 में से 5 गया 207। ठीक है, 207 मिल गया डिफरेंस। अब आप ये चेक करो कि क्या 207 जो डिफरेंस मिला हुआ है इन तीनों संख्याओं को काट रहा है, तो आप वैसे भी कहेंगे कि 207 तो 345 को काट ही नहीं सकता, 345 207 से विभाजित हो ही नहीं सकता, वैसे भी दिख रहा है। तो आप ये कहेंगे कि अगर 207 नहीं है तो इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो आप बताइए इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कोई फैक्टर नहीं बचेगा, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो इसका अगला फैक्टर क्या मिलेगा, 69। इसका अगला फैक्टर, इसके नीचे इसका अगला फैक्टर 69 है। तो आप ये देखोगे कि क्या 69 इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, आप कहेंगे 100% डिवाइड कर रहा है। 69 5 टाइम्स जाएगा 345, 69 अगर हम इसको कितनी बार ले जाए 11 टाइम्स 690 और 69। ठीक है, ये 11 टाइम्स जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, इकाई का अंक 9 है, यहाँ पे इकाई का अंक 2 है, तो क्या लगा दे 8 बार जाएगा, 9 8 72, 8 48, 7 55। ठीक है, ये 8 बार जाएगा, ये 11 बार और ये 5 बार, तीनों संख्याएं 69 से कट रही हैं, इसका मतलब आंसर भी क्या आएगा आपका 69 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है आपको। तो अगला क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन है, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 797, 1085, 1085 तथा 1232 में भाग देने पर क्रमशः 16, 20 तथा 25 शेषफल बचता है। थर्ड कंसेप्ट का क्वेश्चन है जो A-R1, B-R2 और C-R3 का एचसीएफ निकाला। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर होगा आपका 797 में से हम 16 घटा दें, फिर उसके बाद 1085 में से हम 20 घटा दें, और उसके बाद 1232 में से हम 25 घटा दें, और तीनों का निकाल लें एचसीएफ घटाने के बाद। तो क्या आ जाएगा आप बताइए, यहाँ पे आ जाएगा 7 में से 6 गया 1, 781। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1065, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1207। ठीक है, इनका आपको निकालना है एचसीएफ। ठीक है, का एचसीएफ। अब एक बार आप ऑप्शन की ओर देखेंगे, ऑप्शन ट्राई कीजिए, मे बी ऑप्शन से जल्दी मिल जाए आपको आंसर। ठीक है, तो आप ये देखेंगे 781 है, तो पहली बात तो 65 तो हो ही नहीं सकता आंसर आपका, 65 आपका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 65 है तो यहाँ भी या तो 0 होना चाहिए तो 5 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब 781 65 से नहीं कटेगा। क्या 91 से कट रहा है, 91 में एक तभी मिलेगा जब हम इसको 11 टाइम्स लेके जाएंगे, तो 11 टाइम्स लेके जाएंगे तो 1000 से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 781 91 से कटना चाहिए, नहीं कटेगा। ठीक है, 71 से ट्राई करते हैं, तो 71 से कटेगा, 71 से कटेगा, 71 गुणे 11 करेंगे तो 781 मिल जाएगा। क्या 69 से कट रहा है, एक बार 69 से भी ट्राई कर लेते हैं। इकाई का अंक इसका 9 है और इसका इकाई का अंक 1 है, तो अगर हम इसमें 9 से गुणा करते हैं तभी इकाई का अंक 1 मिलेगा, तो क्या 9 से गुणा करने पर 781 मिल रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। 9 9 81 क्या मिल जाएगा, 9 9 81
9 छक्के 54, 54 और 8 62, 621 मिल रहा है, और वहाँ पे 781, इसका मतलब ये आंसर भी नहीं हो सकता। ठीक है, या तो 9 जाएगा या तो 19 जाएगा, तो 19 बार लेके जाएंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 61। तो बाई ऑप्शन आपने देखा कि बाई ऑप्शन आपने बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से बहुत एग्जैक्ट आंसर निकाला। आंसर क्या आएगा 71। ठीक है, प्रॉपर तरीके से देखते हैं, बेसिक तरीके से, कि दो संख्याओं को लेते हैं जिनका डिफरेंस सबसे कम हो। तो कौन सी संख्या दिख रही है? ये दो संख्या दिख रही हैं जिनका डिफरेंस सबसे कम है। क्या आ जाएगा डिफरेंस? 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2, यहां पे क्या बच गया 9, 9 में से 6 गया 3, यहां पे बच गया 11, 11 में से 10 गया 1, 132, सॉरी 132 कि 142, 5 2 7, सॉरी 142 आएगा। 5 2 7, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 10 1 11 और 1 12। ठीक है, 142 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब आप बताओ 142 है, अब आपको ये चेक करना है कि क्या 142 जो है तीनों संख्याओं को विभाजित कर रहा है। तो आप ये कहेंगे कि 142 एक इवन नंबर है और ये तीनों जो है एक ऑड नंबर है, तो एक इवन नंबर कभी ऑड नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। तो आप ये कहेंगे 142 नहीं है आंसर, लेकिन इसका ऐसा कोई फैक्टर होगा जो कि आपको तीनों को विभाजित करेगा। तो 142 का इसका नीचे अगला फैक्टर क्या है 71। आपका आंसर क्या जाएगा 71। 71 तीनों को डिवाइड कर रहा है, जो कि ऑप्शन में भी था। अगर आपको ये आप ऑप्शन से ना देख सको कि ये विभाजित कर रहा है कि नहीं, तो किन्हीं दो संख्याओं का आप डिफरेंस ले लो, डिफरेंस ले लो, और डिफरेंस को तो देखो, देख सकते हो कि ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। डिफरेंस अगर डिवाइड हो रहा है तो संख्याएं भी डिवाइड होगी। समझ में आ गया सभी को? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड। विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने में चार क्रमिक भागफल क्रमशः 4, 3, 6 एंड 5 हैं। अंतिम भाजक लास्ट डिवाइजर 12 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ऑप्शन ये दिए गए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि संख्याओं का योग दिया गया है, ना कि आपको संख्याएं। अगर संख्याएं दी गई होती तो बाई ऑप्शन में एक बार ट्राई कर लेते, आंसर आ जाता है। ठीक है, लेकिन संख्याएं नहीं दी गई, उनका योग पूछा गया है, तो आपको प्रॉपर बेसिक मेथड लगाना पड़ेगा। मैंने आपको डिवीजन मेथड बताया हुआ था कि संख्याओं का डिवीजन मेथड से कैसे HCF निकाला जाता है। तो उसी प्रकार से है, कोई दो संख्या है और पहला भागफल कितना है 4, फिर कुछ रिमाइंडर बचा होगा उसको हम डिवाइड करेंगे। अगला भागफल कितना है 3, फिर कुछ रिमाइंडर बचा होगा उसको हम डिवाइड करेंगे। अगला रिमाइंडर 4 और फिर अगला रिमाइंडर 5। अंतिम भाजक कितना है 12। मैंने कहा था कि अगर अंतिम भाजक 12 आ रहा है, इसका मतलब लास्ट में कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, लास्ट में कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, और इसका HCF क्या बनेगा 12 बनेगा। ठीक है, अगर संख्याओं का HCF 12 बन रहा है तो एक बार आप ये ट्राई कर सकते हो कि क्या बाई ऑप्शन कोई मिल रहा है कि जो 12 से कट रहा हो, क्योंकि अंतिम डिवाइजर क्या है 12 है। इसका मतलब संख्याओं का HCF क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए। अंतिम डिवाइजर 12 है तो संख्याओं का HCF भी तो 12 ही होना चाहिए ना। इसका मतलब संख्याओं का योग भी क्या है 12 से कटना चाहिए। आप बताइए कोई संख्या है, मान लीजिए 12A और 12B, 12 से कट रहा है क्योंकि दोनों का HCF 12 है। तो आप बताइए अगर हम इसका सम निकाल रहे हैं 12A प्लस 12B, 12 कॉमन हो जाएगा, A प्लस B बचेगा, तो ये संख्या 12 से डिवाइड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। संख्याओं का योग तो 12 से कटना चाहिए ना। तो आप चेक कर लो कि 12 से कौन सी संख्या कट रही है। 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84, एक तो ये कट रहा है। 12 पंचे 60, एक बच रहा है, एक बच रहा है, नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। 12 पंचे 60, 3 बच गया, 12 दूनी 24, ये भी कट रहा है आपका 12 से। इसको चेक कर लेते हैं, 12 पंचे 60, 2 बचा, 12 दूनी 24, ये भी कट। इसका मतलब यहां भी आप ऑप्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि 3 ऑप्शन आंसर के रूप में मिल जा रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम बेसिक प्रॉपर मेथड, मतलब हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ऐसा भी आप देख सकते हो, क्योंकि 12 से वह संख्या कटनी चाहिए, तो ऐसा भी आप प्रॉपर देख सकते हो। एक ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया, C ऑप्शन, वो आंसर आपका नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए प्रॉपर बेसिक मेथड लगाते हैं। आप बताइए 12 पंचे 60, बीच की संख्या क्या हो जाएगी 60। ये 60 कहां से आया होगा, ये 60 यहां से उठ के आया होगा 60, और ये भागफल 6 और रिमाइंडर कितना था 12 था।
ठीक है, इसके हिसाब से ये रिमाइंडर होगा 12। तो यहाँ पे बीच की संख्या क्या आएगी 60 गुणे 6 प्लस 12, तो 60 छक्के 360, 360 और 12 कितना आ जाएगा 372। ये बीच की संख्या कहाँ से उठ के आई है, यहाँ से 372। तो 372 ये आपका डिवाइजर, भागफल 3, रिमाइंडर क्या बन जाएगा 60। तो 372 गुणे 3 प्लस 60 कितना आ जाएगा आप बताइए। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 21 और 6 27, 27 के साथ हासिल 2, 3 त्रिक्का 9, 2 11, 1176 आएगा क्या 60 ऐड करने के बाद। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 त्रिक्का 9, 2 11, 1116 और 60, 1176 आ गया। ठीक है, अब आप बताइए 1176 कहाँ से आया होगा, ये 1176 यहाँ से आया होगा। तो 1176 आपका ये डिवाइजर बन गया, 4 भागफल और रिमाइंडर आप कितना बन जाएगा 372। तो ये पहली संख्या तो आपको मिल गई 1176, अगली संख्या क्या मिलेगी 1176 गुणे 4 प्लस 372। तो क्या मिल जाएगा 1176 गुणे 4 कितना आ जाएगा 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 एक 4 3 7 और 4 372 इसमें ऐड कर दीजिए। तो क्या मिल जाएगा 4 2 6 7, 7 3 10 के 0 हासिल 1, 4 1 5, 5076। दोनों संख्याएं आपको मिल गया 5076 और 1176। अगर दोनों संख्याएं पूछी जाती तो आंसर ये होता, लेकिन दोनों संख्याओं का योग पूछा गया है तो ऐड कर लेते हैं दोनों को। 5076 प्लस 1176 क्या आ जाएगा 6 6 12 की 2 हासिल 1, 7 7 14 1 15 5 हासिल 1, 1 1 2 5 1 6, 6252। पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, पहला ऑप्शन ही आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े तो इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि क्या है अगला क्वेश्चन हमारा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने में 4 क्रमिक भागफल, सॉरी 4 नहीं है 3 क्रमिक भागफल हैं, 3 क्रमिक भागफल क्रमशः 1 11 और 2 है। अंतिम भाजक कितना है 17 है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ऑप्शन आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, आप बताइए कि अगर अंतिम भाजक 17 है तो इसका मतलब संख्याओं का एचसीएफ भी क्या होगा 17 होगा। एक बार ऑप्शन से ट्राई करते हैं, होता है कि नहीं होता वो बात की बात है। तो अंतिम भाजक 17 है, इसका मतलब संख्याओं का योग भी क्या होना चाहिए 17 से कटना चाहिए। तो क्या कोई ऑप्शन 17 से कट रहा है या एक ही ऑप्शन मिल रहा हो 17 से मल्टीपल, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या ये 17 से कट रहा है। 17 चौके 68, 68 में कितना जोड़ दें 15, 17 9 153, 17 से कट रहा है ये भी। इसको देखते हैं 17 55 85, ये भी 17 से कट रहा है। चलिए 17 से 2-3 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन से नहीं ट्राई हो रहा है। चलिए बेसिक तरीका लगाते हैं हम। ठीक है, तो दो संख्याएं हैं, इनका एचसीएफ निकालना। पहला भागफल क्या है 1 है, फिर कुछ रिमाइंडर बचा होगा, ये संख्या यहाँ पे आई होगी। फिर अगला भागफल क्या है 11 है, फिर कुछ रिमाइंडर बचा होगा, ये संख्या यहाँ पे आ गई होगी। फिर अगला भागफल 2 है और अंतिम भाजक कितना है 17 है। इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा होगा 0 0। तो यहाँ पे बीच की संख्या क्या आ जाएगी 17 गुणे 2 34। ये 34 कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा। तो बीच की संख्या कैसे मिलेगी 34 गुणे 11 और ये रिमाइंडर बन जाएगा आपका 17। 34 गुणे 11 प्लस 17 कितना आ जाएगा 34 गुणे 11 मतलब 340 और 34 कितना आ जाएगा 374, 374 और 17 384 और 7 391। ये 391 कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा। तो पहली संख्या तो मिल गई आपको 391। अगली संख्या कैसे मिलेगी दूसरी, बीच की संख्या कैसे आएगी 391 को 1 से गुणा करके 34 ऐड कर दें। तो 34 391 गुणे 1 391 प्लस 34 कितना आ जाएगा 4 1 5 9 3 12 की 2 हासिल 1 3 1 4 425। ठीक है, मिल गया दोनों संख्याएं। पहली संख्या 391 और दूसरी संख्या 425। दोनों का योग करना है, योग कर लीजिए क्या आ जाएगा 5 1 6 9 2 11 की 1 हासिल 1 4 3 7 1 8 816 आपका आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, 816 आपका सही आंसर है। ठीक है, 816 816 आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
दो संख्याओं का गुणनफल 11,830 है, उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 है, और ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं ये आपसे पूछा, कितने पेयर संभव हैं उन संख्याओं के। ठीक है, आप बताओ किन्हीं दो संख्याओं का अगर एचसीएफ जो है 13 है तो संख्याएं 13A और 13B मान सकते हैं, 13 और 13 भी मान सकते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। अच्छा, 13A और 13B मान सकते हैं, जहां पर A और B क्या होना चाहिए, A और B आपका को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम नंबर मतलब A और B का, केवल A और B का एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। A और B को प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, आपको दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल 11, तो संख्याएं मैंने 13A और 13B मान लिया, तो इन दोनों को गुणनफल कितना दिया हुआ है, 11,830 दिया हुआ। कैंसिल कर देते हैं 13 से, तो 13 नवैया 117, एक बच गया, 13 एक का नम 13, 910 आ गया। फिर 13 से कैंसिल कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 13 सत्ते 51, 70 आ गया। तो A इंटू बी इज इक्वल टू कितना मिला, 70 मिल गया। अब आप ये जानते हो कि A और B आपस में को प्राइम होना चाहिए, तो कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं आप बताइए। अगर हम A को 1 माने तो B का मान कितना होगा, 70 होगा। क्या ये आपस में को प्राइम है, 100% को प्राइम है। A और 70 का एचसीएफ क्या होगा, 1 ही होगा। अगर हम 2 गुणे 35 लेते हैं तो क्या ये आपस में को प्राइम है, को प्राइम है 100%। ठीक है, अगला संख्या क्या बन सकता है, 5 गुणे 14 का, 14 पंचे 70, क्या ये आपस में को प्राइम है, एचसीएफ 1 आ रहा है, 100% आ रहा है। अगला क्या बन सकता है, 7 गुणे 10 बन सकता है, 7 इंटू 10, क्या ये को प्राइम है, 100% को प्राइम है। अगला क्या बनेगा, 10 गुणे 7 बनेगा। ये पेयर फिर आपस में रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब अब इसके आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि पेयर इसके बाद रिपीट होने लगेगा। तो यहाँ पे आप 10 इंटू 7 को नहीं ले सकते। तो कुल कितने पेयर संभव हैं, A और B के कुल कितने पेयर संभव है, 4 पेयर संभव है। आपका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया है 9:11 और उनका एचसीएफ क्या दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। तो उनका एलसीएम आपको ज्ञात करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिएगा, आप बताइए कि अगर संख्याओं का एचसीएफ 18 है तो क्या हम संख्याओं को 18A और 18B मान सकते हैं, 18A और 18B मान सकते हैं कि नहीं मान सकते। अगर हम कहें कि इसका अनुपात बताइए क्या होगा, इसका अनुपात क्या होगा, तो इसका अनुपात तो आपको दिया गया है, क्या है इसका अनुपात, 9:11। तो यहां से 18 और ये कैंसिल हो सकता है कि नहीं, 18 और 18 कैंसिल हो सकता है। इसका मतलब A अनुपाते B कितना हो जाएगा, 9:11। इसका मतलब A का मान है 9, B का मान कितना है, 11 है। तो A का मान 9 और B का मान 11 मिल गया। तो आप बताइए संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं क्या होंगी आपको। अच्छा, आपको संख्याओं को नहीं निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो आप बताइए 18A और 18B संख्याओं का अगर हम एलसीएम पूछें क्या होगा, तो एलसीएम क्या आएगा, 18 दोनों में कॉमन है, 18 को ले लेते हैं। A नहीं आया है यहाँ पे, A को रख लेते हैं, B नहीं आया है यहाँ पे, B को रख लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा, 18A भी आएगा। तो आप बताइए 18 ये मिल गया, A इंटू B का मान क्या मिलेगा, A इंटू B कितना है, 11 गुणे 9 99 है, तो यहाँ पे 99 रख दीजिए। क्या आ जाएगा आंसर, 18 गुणे 99, 18 नवैया 162 के 2 हासिल 16, 18 नवैया 162, 162 और 16 कितना आ जाएगा, 162। कुछ गलत आ रहा है क्या, 18 नवैया, उनका एलसीएम ज्ञात करना है। दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है और एचसीएफ 18 है, तो उनका एलसीएम, अच्छा सॉरी, ऑप्शन मैंने नहीं चेंज किया हुआ है। ऑप्शन क्या दिया गया था इसका, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। उनका महत्तम समापवर्तक 18 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या है, अच्छा सही है, ऑप्शन ही दिया गया है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन सही दिया गया है। एक बार कैलकुलेशन चेक करते हैं, कैलकुलेशन हो सकता है मिस्टेक हो गया हो। 18 नवैया 162, 162 का 2 हासिल
16 और 18 9 162, क्या आ जाएगा 6 2 8 6 1 7 178, 178 यहाँ पे और लगा देते हैं, सही है 1782 इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1782। ठीक है, तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, और एससीएफ के और भी बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उन क्वेश्चन को भी हम शामिल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।